हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आखिर में रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझो कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन आपके दो मेथड है, दो तरीके से होता है भाई। एक है आपके न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक होता है न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन एंड सेकंड हम लोग का होता है केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे भाई? न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन से। तो आखिर में देखो आपके ब्रेन में टू पार्ट्स होते हैं भाई। ठीक है, आपके देख सकते हो मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स किसके पार्ट है? ये ब्रेन के पार्ट है, समझे। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स किसके पार्ट होते हैं? ये ब्रेन में, हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में क्या होते हैं भाई? आपके ये प्रेजेंट है, समझे ना। सो ब्रेन में आपके आता है क्या भाई? देखो ब्रेन में आपके दो पार्ट है, इसमें आपके आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स दोनों क्या है? ब्रेन के पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों क्या है? इसके पार्ट है। क्लियर? अब देखो, सो मेडुला ऑब्लोंगेटा में आप देख सकते हो क्या होता है? प्रेजेंट। मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं प्रेजेंट डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। दो ग्रुप मेडुला ऑब्लोंगेटा में भाई दो ग्रुप होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन सा प्रेजेंट होते हैं? एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसे क्या बोलते हैं? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को क्या बोला जाता है भाई? इसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, सो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को और क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, और सेकंड है जिसे बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक को बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड दूसरे को क्या बोलते हैं? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। समझ गए? अब देखो इसमें होता क्या है। ठीक है, आपको समझना है आखिर में कैसे इंस्पायरेशन होता है, कैसे एक्सपायरेशन होता है। सारा चीज इस लेक्चर में आपका क्लियर होगा कि आखिर में कैसे हम लोग अपने आप, देखो ना, आप कभी सोचे हो कि आपको कंट्रोल करना पड़ता है? नहीं, मैं भी साथ आपका ध्यान कभी भी ब्रीथ या एक्सेल के ऊपर जाता है कि नहीं? हम लोग का कभी भी ध्यान नॉर्मल ब्रीथिंग के ऊपर नहीं जाता। कि आप कभी सोचते हो कि मैं कितना ब्रीथ कर रहा हूँ, मैं कितना, कभी कोई नहीं सोचता। ठीक है, एक इसको कौन भाई, इस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? आप कब सोचे हो? ऑटोमेटिक आप एयर को इनहेल करते हो, एयर एक्सेल करते हो, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इसको कोई ना कोई हम लोग के बॉडी का चीज जो है इसको कंट्रोल करता है। कौन करता है भाई इसको? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? आपके ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, क्या करता है? ये ब्रीथिंग को, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको ये रेगुलेट करता है। कैसे करता है इसको समझेंगे अब। ठीक है, तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक दूसरा होता है, देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपके एक तो आपके हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा है जिसे बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। समझ गए? अब देखो होता क्या। ठीक है, हमको समझना है होता कि आखिर में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता कैसे है, इसको समझेंगे अब। जब ये देखो, जब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से, ठीक है, ये आपके इसमें आपके दो मसल, देखो ये दो मसल को सिग्नल भेजता है भाई। कौन कौन सा मसल है? सबको पता है। एक हम लोग का है, देखो एक होता है मसल जिसे बोलते हैं डायफ्राम मसल। एक मसल को क्या बोलते हैं? डायफ्राम मसल। ठीक है, एंड सेकंड जो मसल है इसे क्या बोलते हैं? जो हम लोग का दूसरा सेकंड मसल है इसे बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, सो दो मसल होते हैं, देखो एक होता है डायफ्राम मसल एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, सेकंड मसल को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब ये सिग्नल
ठीक है। जब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सिग्नल भेजता है, ठीक है, जब ये दोनों, जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये दोनों मसल कौन कौन से भाई, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को जब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सिग्नल भेजेगा, जब इनको क्या करेगा भाई, ये सिग्नल भेजेगा, तो ये मसल, दोनों मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, समझे। तो जब सिग्नल कहां से आएगा, आपका सिग्नल कहां से आता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से सिग्नल आपके डायाफ्राम मसल के पास आएगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास जब सिग्नल आता है, ठीक है, जब सिग्नल आएगा तो दोनों क्या करेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट, समझ आ रहा है ना। जब दोनों मसल के पास सिग्नल आएगा तो क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से क्या आएगा, सबसे पहले रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से सिग्नल आएगा, किस पर आएगा भाई, डायाफ्राम मसल में पर आएगा, और किस पर आएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या आएगा भाई, सिग्नल आएगा, ठीक है। तो सिग्नल आने के बाद ये दोनों मसल क्या करेंगे, सिग्नल आने के बाद ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, समझे ना। तो सिग्नल जब डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास जब सिग्नल आता है तो दोनों मसल क्या करते हैं भाई, फिर उसके बाद ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझे ना। उसके बाद ये मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जब डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायाफ्राम मसल और क्या है देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये दोनों मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा भाई, इंस्पायरेशन, ठीक है, इनहेलेशन, समझे। तो क्या होगा, ये दोनों मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, इससे होता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, ठीक है। सो इंस्पायरेशन को ही क्या बोला जाता है, इंस्पायरेशन को ही हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं, समझ गए। तो इंस्पायरेशन को ही हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं, क्लियर है। तो इंस्पायरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया कि आखिर में हम लोग इंस्पायर कैसे सांस लेते हैं, कैसे इनहेल करते हैं, कैसे इंस्पायरेशन होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, DRG, VRG, ठीक है, DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, सॉरी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आखिर में इंस्पायरेशन कैसे होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड हम लोग का है पोन्स। तो पोन्स में आपको समझना है, देखो इसको पहले समझ ले, चलो आपको मैं पहले पोन्स समझेंगे फिर इसको समझेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पहले सबसे पहले आप नॉर्मल एक्सपायरेशन को देखो, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो पोन्स में आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होते हैं भाई, पोन्स में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होते हैं प्रेजेंट, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपके पोन्स रीजन में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ब्रेन का जो पोन्स पार्ट है उस पर क्या होता है, उसमें आपके देख सकते हो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो ब्रेन के पोन्स रीजन में, ब्रेन का जो पोन्स पार्ट है उसमें क्या होते हैं भाई, हम लोग के न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उस पर क्या होते हैं, हम लोग के न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं प्रेजेंट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करते हैं भाई, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये किसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, किसके फंक्शन को मॉडरेट करते हैं,
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, देखो ये हम लोग के मॉडरेट द फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन को करते हैं मॉडरेट, किसके फंक्शन को करते हैं मॉडरेट, ये हम लोग के किसके फंक्शन को करते हैं मॉडरेट, ये हम लोग का रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। RRC का मतलब क्या है, कोई मूवी का नाम नहीं है, ठीक है। ये RRC का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। सो RRC को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसे बोला जाता है, ठीक है। सो RRC का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। सो RRC किसे बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को हम लोग RRC बोलते हैं, क्लियर है। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या बोलते हैं भाई, RRC बोलते हैं, क्लियर है। तो आखिर में कैसे, आखिर में नीमोटैक्सिक सेंटर कैसे मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करता है, इसको समझेंगे। ये क्या करता है, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद क्या करते हैं, ध्यान से सुनो इसको, कि 2 सेकेंड के बाद ये स्विच ऑफ कर देता है, किसको, ये स्विच ऑफ कर देता है RRC को। समझे, तो क्या करता है भाई, 2 सेकेंड के बाद ये RRC को स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है। सो RRC को ये क्या करता है, RRC को ये 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड ये RRC को क्या कर देता है भाई, इसको ये स्विच ऑफ, समझे ना। सो 2 सेकेंड के बाद ये क्या करता है, RRC को मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये स्विच ऑफ कर देता है, समझे। तो जब 2 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड के बाद मतलब आफ्टर 2 सेकेंड मतलब आफ्टर 2 सेकेंड के बाद ये क्या करेगा, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बंद कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है। और जब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जब ये क्या करेगा भाई, जब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्विच ऑफ कर देगा, जब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करेगा भाई, जब ये स्विच ऑफ कर देगा तो क्या होगा, फिर आपका क्या होगा, समझो, ये क्या होंगे, फिर आपके जो डायाफ्राम मसल है, डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझे। डायाफ्राम मसल एंड सेकंड क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल क्या होंगे भाई, रिलैक्स, दोनों मसल क्या हो जाएंगे फिर, रिलैक्स। और रिलैक्स होंगे तो क्या होगा इससे, अगर ये दोनों मसल डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करेंगे, ये जब रिलैक्स होंगे तो क्या होता है, इससे क्या होगा भाई, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप देखो, इससे आपका एक्सपायरेशन 3 सेकंड का, 3 सेकंड का, ठीक है। एक्सपायरेशन आपके 3 सेकंड का होता है और इंस्पायरेशन 2 सेकंड का, समझ गए। तो एक्सपायरेशन कितने सेकंड का होता है, एक्सपायरेशन आपका 3 सेकंड का एक्सपायरेशन होता है एंड 2 सेकंड का क्या होता है, 2 सेकंड का इंस्पायरेशन होता है। ये मत भूलना, हमेशा याद रखना, ठीक है, कि एक्सपायरेशन 2 सेकंड का होता है और इंस्पायरेशन हम लोग के 3 सेकंड का होता है। मतलब हमेशा इंस्पायरेशन 2 सेकंड का क्यों होता है, क्योंकि 2 सेकंड के बाद ये जो आपका नीमोटैक्सिक सेंटर है ये RRC को बंद कर देता है, ठीक है। 2 सेकंड, जब आपने 2 सेकंड एयर को इनहेल कर लिया, ठीक है, 2 सेकंड तक आपने जब एयर को इनहेल कर लिया, उसके बाद तुरंत आपका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है क्या करता है, उसके बाद तुरंत न्यूमोटैक्सिक सेंटर RRC को बंद कर देगा, RRC को स्विच ऑफ कर देगा, समझे। ये क्या करता है, 2 सेकंड के बाद ये RRC को स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है।
2 सेकंड के बाद ये आरआरसी को क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है। ठीक है, तो स्विच ऑफ करेगा तो आपके दोनों मसल, डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल रिलैक्स करेंगे। ठीक है, और दोनों मसल जब रिलैक्स करेंगे तो इससे क्या होगा, जब ये दोनों मसल रिलैक्स करेंगे तो इससे क्या होता है भाई, एक्सपायरेशन। ठीक है, सो डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल जब रिलैक्स करेंगे, दोनों मसल जब रिलैक्स करेंगे तो इससे क्या होता है भाई, इससे आपका एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन इससे होता है। अब देखो, तो आपने समझ लिया कि इंस्पायरेशन कैसे हम लोग नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे बस का बात नहीं, हम लोग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भाई, न्यूरल सिस्टम। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोन्स, ठीक है, दोनों मिलके न्यूरल कंट्रोल से क्या करते हैं, ब्रीथिंग को रेगुलेट ये कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीथिंग को, रेस्पायरेशन को ये रेगुलेट कर रहे हैं भाई, समझ गए। अब बात करेंगे वीआरजी, इसे क्या बोलते हैं, वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक हम लोग का है डीआरजी, और दूसरा है वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। देखो, सो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, आखिर में जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये किसको सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो आखिर में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप किसको भेजता है सिग्नल, ये आपके सिग्नल भेजता है किसे, ये सिग्नल भेजता है किसे, एब्डोमिनल मसल को, एब्डोमिनल मसल। सो एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल को, एंड किसको भेजता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को। और किससे भेजेगा भाई, इंटरनल आईसीएम। आईसीएम का मतलब क्या है, आईसीएम का मतलब है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो आईसीएम का मतलब क्या होता है, आईसीएम का मीनिंग है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल को आईसीएम। तो आप देख सकते हो कि जो वीआरजी है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी जिसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, किसको भेजेगा सिग्नल, ये आपके एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, समझे। तो वीआरजी किसको भेजता है सिग्नल, वीआरजी सिग्नल किसे भेजेगा भाई, वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप किसको भेजता है सिग्नल, ये आपके एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल को ये क्या भेजता है सिग्नल। और जब ये दोनों मसल के पास, जब ये एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के पास जब सिग्नल आता है तो ये दोनों मसल क्या करते हैं भाई, उसके बाद दोनों मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों मसल फिर क्या करते हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट, समझे। सो एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जब ये दोनों मसल के पास सिग्नल आता है, ठीक है, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल के पास जब सिग्नल आता है, ठीक है, सो दोनों मसल के पास जब सिग्नल आएगा तो दोनों मसल क्या करेंगे भाई, ये आपके दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों मसल फिर क्या करेंगे, ये दोनों मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों मसल आपके जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इससे क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। समझे।
तो आपके जब एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दोनों मसल जब क्या करेंगे भाई, जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इससे क्या होगा भाई, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कब होगा, जब आपके एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल दोनों मसल कांटेक्ट करेंगे तो आपका क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे होता है, फिर हम लोग ने देखा कि एक्सपायरेशन कैसे होता है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि आखिर में फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होता है। तीनों चीज को मैंने आपको साथ में समझाया कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड फाइनली हम लोग ने देख लिया फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हम लोग ने फाइनली किसको देख लिया भाई, कि आखिर में फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हमने इसको भी देख लिया कि आखिर में फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको लिख लो। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। चलो, लिख लिया आपने? चलो, वीडियो को पॉज करके लिखना यार, ऐसा नहीं कि आप, ठीक है, मैं खड़ा हूँ आप लिखते जा रहे हो, तो ऐसे में तो बहुत टाइम, ठीक है, 5-10 मिनट्स तो आपके लिखने में चल देगा, उसीलिए आप वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, और उसके बाद आराम से लिखना, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट कर ले सकते हो, उसके बाद में लिख सकते हो, आपका मर्जी। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का है केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। सो केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो आपका डिस्कस करेंगे केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूरल को हटाते हैं, ठीक है, न्यूरल हो गया भाई हम लोग का। अब क्या बचा है हम लोग का, केमिकल। सो केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब चलते हैं भाई। तो कीमोरिसेप्टर्स, पता है कीमोरिसेप्टर्स किसे बोलते हैं? कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स किसे बोलते हैं भाई? कीमोरिसेप्टर। सो कीमोरिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को बोलते हैं कीमोरिसेप्टर। ठीक है, क्लियर है ना? तो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को कीमोरिसेप्टर बोलते हैं। कीमोरिसेप्टर आपके कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है आपका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और दूसरा होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, एक होता है हम लोग का सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड सेकंड हम लोग का होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। तो एक हम लोग का है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ठीक है, कीमोरिसेप्टर आपके स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को बोलते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड दूसरा होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। एक होता है सेंट्रल और दूसरा होता है पेरिफेरल। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, सो एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर बोलते हैं। तो दो टाइप के क्या होता है कीमोरिसेप्टर, एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर
एंड दूसरा है जिसे बोलते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, सबसे पहले सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट? आपके सीएसएफ। सीएसएफ किसे बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है? ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन का फ्लूइड है इसे क्या बोलते हैं? सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ होता है? सीएसएफ में। ठीक है, सीएसएफ में क्या होता है? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। इसमें आपका क्या होता है भाई? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट। क्लियर है? तो सीएसएफ किसे बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सीएसएफ किसे बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन का जो फ्लूइड है, जो ब्रेन का फ्लूइड होता है भाई, ब्रेन के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसे बोलते हैं? जो ब्रेन का फ्लूइड होता है इसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, कि जो ब्रेन का फ्लूइड है इसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। समझ गए भाई? तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन का जो फ्लूइड है इसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि ये ब्रेन फ्लूइड। ठीक है, कि जो ब्रेन का फ्लूइड है इसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। अब देखो ये क्या करता है भाई, ये आपके कीमोरिसेप्टर्स सीएसएफ में क्या करते हैं? सीएसएफ में ये सेंस करते हैं। ठीक है, ये बहुत क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए भाई? ये सेंस करते हैं किसको? ये सेंस करते हैं भाई आपके CO2 एंड H+ आयन को। ठीक है, CO2 एंड H+ आयन को ये सेंस करते हैं। ठीक है, CO2 एंड H+ आयन को क्या करते हैं? CO2 एंड H+ आयन को ये सेंस करते हैं। अगर आपके सीएसएफ में आप समझो, अगर ये CO2 एंड H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अगर मान लो कि आपके सीएसएफ सेंट्रल मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपके CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन बढ़ गया है। समझे? आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, तो अगर इससे क्या होगा भाई? जब आपके सीएसएफ में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब क्या होगा समझो, CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, जब इसका कंसंट्रेशन देखो, जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, किस पर भाई? सीएसएफ में जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई? आपके क्या होता है? इससे आपका क्या होता है? इससे आपके कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होता है समझो, इससे जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं भाई। ठीक है, ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कीमोरिसेप्टर्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो आपके जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स जो इस फ्लूइड में होते हैं प्रेजेंट, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। समझे? सो कीमोरिसेप्टर्स जो आपके सीएसएफ में होते हैं प्रेजेंट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो आपके कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हम लोग के क्या होते हैं भाई? एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जब क्या होता है? जब ये आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जब ये क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है? ये आपके किसको भेजते हैं? सिग्नल। ये आपके सिग्नल भेजते हैं किसको? ये सिग्नल भेजते हैं किसे? RRC को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है,
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। समझ गए? तो जब भी CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन CSF में बढ़ेगा, ठीक है, तो आपके कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपका सिग्नल किसे भेजेंगे? ये सिग्नल भेजते हैं किसे? ये आपके सिग्नल भेजते हैं RRC को, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेंगे। तो इससे क्या होगा भाई? इससे आपका क्या करेगा? आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा? ये आपका क्या करेगा? ध्यान से देखो, ये आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा भाई? आपके ये आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज, जो ब्रीथिंग रेट है इसको क्या करेगा भाई? आपका ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, और ये आपके, और जिससे आप क्या करने लगोगे? जिससे आप डीपर ब्रीथिंग करते हो। जिससे क्या करते हो भाई? आप डीपर ब्रीथिंग। फिर आप क्या करने लगोगे? डीपर ब्रीथिंग करने लगोगे, ठीक है। फिर आप क्या करने लगोगे भाई? डीपर ब्रीथिंग करने लगोगे, ठीक है, डीप सांस। समझ इसे बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना कि आखिर में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज, मैग्नेटिक ऐसे इंक्रीज कर देता है, जिससे आप क्या करने लगते हो? डीपर ब्रीथिंग। समझ गए? कब करता है? जब आपके CO2 और H+ कंसंट्रेशन आपके CSF में बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आपके CSF में दोनों CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपके कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, तो सिग्नल RRC को, फिर RRC क्या करेगा भाई? ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज एंड डीपर ब्रीथिंग आप करने लगते हो, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया कि आखिर में सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या करता है, क्या इसके फंक्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या करता है, इसको आप समझेंगे, ठीक है। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का मतलब होता है कि आपका ये रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट? आपके ये आयोटिक आर्च, ठीक, कैरोटिड आर्टरी एंड आयोटिक आर्क में ये होता है प्रेजेंट। कहाँ होता है प्रेजेंट? ये तो आपका होता है भाई कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी। और कहाँ होता है प्रेजेंट? आपका ये कैरोटिड आर्टरी, और आपका ये कहाँ होता है भाई? अयोटा में। अयोटा में कहाँ पर? अयोटा में आपके आयोटिक आर्क, आयोटिक आर्च, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आपके एक आपका है कैरोटिड आर्टरी, और दूसरा आपका है अयोटा, ठीक है। अयोटा में कहा भाई? आयोटिक आर्च, ठीक है, आयोटिक आर्च, और दूसरा आपका है कैरोटिड आर्टरी। तो आप देख सकते हो कि जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है, एक हम लोग का है कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी, एंड दूसरा हम लोग का है अयोटा। अयोटा में कहा? आयोटिक आर्च, ठीक है। अयोटा में कहा भाई? अयोटा में हम लोग का है आयोटिक आर्च। आप देखो, समझो कि दोनों आपके कैरोटिड आर्टरी में होते हैं भाई प्रेजेंट। देखो, कैरोटिड आर्टरी किसे बोलते हैं भाई? वो आर्टरी है जो ब्लड को, मतलब जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, वो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, वो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। समझे? सो कैरोटिड आर्टरी किसे बोलते हैं? वो आर्टरी है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। सो कैरोटिड आर्टरी किसे बोला जाता है? वो आर्टरी है भाई जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, जो ब्रेन को क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है, उस आर्टरी को बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी में आपके कैरोटिड बॉडीज होते हैं भाई, इसमें आपके क्या होते हैं? कैरोटिड बॉडीज, ठीक है।
एंड आयोटा में आपके होते हैं भाई आयोटिक बॉडीज। आयोटिक आर्च का मतलब समझो ना, आयोटिक आर्च, ठीक है। ये देखो ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपके हार्ट है, ठीक है, हार्ट से जो, ठीक है, आप देखो ये, और ये आयोटा है, ठीक है। ये देखो इसे बोलते हैं आयोटिक आर्च, इसे क्या बोलते हैं, आयोटिक आर्च, समझे। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग आयोटिक आर्च बोलते हैं भाई, समझ गए। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटिक आर्च, आयोटिक आर्च इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि आयोटिक आर्च किसे बोलते हैं हम लोग, आयोटा है, आयोटा। और ये हम लोग का क्या है, आयोटिक आर्च, इसे क्या बोलते हैं, आयोटिक आर्च इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में आपके आते हैं कैरोटिड आर्टरी एंड दूसरा आपका है आयोटा, ठीक है। सो कैरोटिड आर्टरी में आपके कैरोटिड बॉडीज होते हैं भाई, एंड आयोटिक आर्च में आपके आयोटिक बॉडीज होते हैं। दोनों किसको सेंस करते हैं, ये दोनों किसके लिए होते हैं, सेंसिटिव। ये दोनों सेंसिटिव होते हैं किसके लिए भाई, ये सेंस करते हैं CO2 को, हाई CO2 को सेंस करते हैं, हाई H+ एंड लो CO2, लो O2 सॉरी, ठीक है। ये आपके हाई CO2, अगर CO2 ज्यादा है तो उसको सेंस करेंगे, अगर H+ ज्यादा है, अगर H+ देखो, अगर H+ ज्यादा है तो भी इसको सेंस करते हैं, अगर O2 ऑक्सीजन कम है तो ये तीनों चीज को क्या करते हैं भैया, आपके कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज दोनों ये सेंस करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो किसके लिए ये होते हैं सेंसिटिव, आप देख सकते हो कि कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज किसके लिए होते हैं सेंसिटिव, ये किसके लिए होते हैं सेंसिटिव, ये होते हैं फॉर CO2 H+ एंड O2, ये तीनों के लिए सेंसिटिव होते हैं। आपके एनसीईआरटी में दोनों ही है, लेकिन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए भी, अगर लो ऑक्सीजन है तो इसके लिए भी क्या होता है, ये सेंसिटिव है, ठीक है। तो लो ऑक्सीजन के लिए भी क्या होता है भाई, लो ऑक्सीजन के लिए भी ये सेंसिटिव होते हैं, समझे। तो लो ऑक्सीजन के लिए भी ये क्या होते हैं, सेंसिटिव। तो हाई CO2 है, हाई H+ है, और अगर लो O2 है, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ये आपके कीमोरिसेप्टर्स, वही सेम चीज, इससे क्या होगा भाई, आपका जो कीमोरिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक। इससे क्या होगा, कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट, और किसको भेजेंगे सिग्नल, ये आपके फिर से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। तो अगर आपके देखो ना, कैरोटिड आर्टरी एंड आयोटा में आपका अगर CO2 H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो किसको भेजेंगे सिग्नल, आपके कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर आपके सिग्नल भेजते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ये सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लो, नोट कर लो भाई, ठीक है। चलो हो गया। तो इसी के साथ हम लोग ने केमिकल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट किया। मैंने आपको सारा चीज समझाया कि आखिर में केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन एंड न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन कैसे दोनों होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं भाई, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया कि आखिर में कैसे मतलब ये होता है कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।